हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केरला के बारे में। टॉपिक से भी आप देख सकते हैं, केरला डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, फर्स्ट स्टेट टू डू सो। तो जो राज्य हमारा केरल है उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी से, जो होता है ना बहुत भयंकर वाली गरीबी, उससे इसको मुक्त कर दिया गया और पहला स्टेट बना है भारत का जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी होता क्या है और इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है ग्लोबल कंटेक्स्ट में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसको यहाँ पे उस कंटेक्स्ट में केरला को इंटीग्रेट करेंगे। और केरला का एक मॉडल एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, उस मॉडल के बारे में हम जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो केरला ने अचीव किया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है हमारे केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, क्योंकि आप जानते हैं कि केरल में जो है लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, तो इन्होंने 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर को, जो कि हम केरला डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पिरावी डे, ठीक है, पिरावी डे। तो इस दिन को जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया कि केरल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से इरेडिकेट हो चुका है और पहला भारतीय राज्य बना है जो कि इस माइलस्टोन को अचीव किया है, ठीक है। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने के पीछे अ, यहाँ पे केरल का 4 साल का प्रयास है। ऑलराइट, तो 4 ईयर का जो लॉन्ग स्ट्रगल है उसको यहाँ पे दिखाता है यहाँ पे केरल, क्योंकि 4 साल पहले ये जो इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था। और इस इनिशिएटिव का नाम है EPEP, जिसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। और ये LDF जो केरल में गवर्नमेंट है, लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, SDG, तो उसमें जो पहला नंबर हमारा गोल है वही बात करता है यहाँ पे नो पॉवर्टी के बारे में, है ना। मतलब गरीबी, पूरी तरह से गरीबी को मुक्त करना है 2030 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका मेंशन है। तो इस माइलस्टोन को अचीव किया है केरल ने, पहला स्टेट बनी जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को यहाँ पे हटाया। अब हम समझेंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी आखिर होता क्या है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी आखिर हम किसको बोलते हैं। तो अगर हम ग्लोबल डेफिनेशन को देखें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जून 2025 के रिवीजन में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो भी इंसान $3 पर डे से नीचे कमा रहा है ना, मतलब इसका बेसिस था 2021 परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जो भी इंसान $3 पर डे के से नीचे कमा रहा है तो उसको बताया जाएगा कि आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हो। पहले ये जो बेंचमार्क था वो था $2.15 पर डे, है ना। 2017 के जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये जो था $2.15 पर डे, लेकिन अब जो रिवाइज्ड हुआ 2021 में, उसमें बताया गया कि $3 पर डे से अगर आप नीचे कमा रहे हो तो यू आर लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। तो एक तो होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब कि आप इससे नीचे कमा रहे हो, है ना। एक होता है पॉवर्टी, मतलब थोड़े बेहतर हो आप, तो उसका भी डेफिनेशन है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, ये है $4.2 पर डे, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो इंसान $4.2 से कम कमा रहा है लेकिन $3 से ऊपर कमा रहा है उसको हम पुअर बोलेंगे, एक्सट्रीमली पुअर नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब 3 से लेके $4.2 के बीच आप पुअर हो, लेकिन 3 से नीचे कमा रहे हो तो एक्सट्रीम पुअर हो, और वही एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो भी डिप्राइव्ड सेगमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी, ओके।
अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या है ना, इंडिया का पोजीशन ग्लोबल कंटेक्स्ट में क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया 2025 में कि 838 मिलियन जो लोग हैं वो ग्लोबली एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं 2022 में। यही वो जो $3 वाला बेंचमार्क है, इसको यहाँ पे रखा गया और बताया गया बाय द वर्ल्ड बैंक कि लगभग पूरे दुनिया में 838 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। और इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था वो 16.2% था 2011-12 में, और ये कम होके 2.3% हुई 2022-23 में। तो जब हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, वही $3 से नीचे वाला बेंचमार्क को, तो इंडिया में 2.3% पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। ऑल राइट, अब हम आगे देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में हमने बात किया कि भाई इंडिया का एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.3% हो गया, बट इज़ इट ट्रू, है ना, इज़ इट ट्रू? तो बहुत सारे बेंचमार्क हैं, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो रिपोर्ट दिया कि 2.3%, हमने इसको काफ़ी कम किया 16.2% से। लेकिन अगर जब हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें ना, बेरोज़गारी के बारे में, तो बेरोज़गारी जो है वो 13.3% है। अभी बताया जाता है कि 29% हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, इनमें से 13.3 में, इसमें 29% ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात करते हैं ना, कि भाई महिलाओं और पुरुषों का जो अंतर है वो कितना ज़्यादा है, तो उसमें जो औरतों की बेरोज़गारी है वो 31% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है ना। बहुत सारे इनफॉर्मल जॉब्स हैं, जैसे हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो इनफॉर्मल हैं, जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, कोई तय सैलरी नहीं है ना, कोई उनका पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। तो जो बहुत सारे 77% जो नॉन फार्म जॉब्स हैं, है ना, वो इनफॉर्मल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इनफॉर्मल। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आप बोल सकते हो कि पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता मल्टी डायमेंशनल डिप्राइवेशन को। और बहुत सारे क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि दो वी हैव परफॉर्म्ड वेल, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे परसिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में बहुत सारे मतलब मेज़र कैसे होता है, ये कैसे आप मानेंगे कि भाई पॉवर्टी को आप मेज़र कर रहे हो। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है नीति आयोग ने, है ना, नीति आयोग ने इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का नाम दिया है ना, MPI। नीति आयोग इसको हर बार रिलीज़ करती है, और ये जो है ये आपका अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस है, और ये ग्लोबली बेस है। इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे 12 है, लेकिन ग्लोबली यहाँ पे 10 है ना। और ग्लोबली में इसको UNDP रिलीज़ करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके, एक इंस्टीट्यूट है उनका। तो UNDP और ऑक्सफोर्ड मिलके इसको रिलीज़ करती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और यही जो है इंडिया भी यूज़ करती है। और इंडिया को यहाँ पे नीति आयोग इसको जो है वो रिलीज़ करता है इस इंडेक्स को। और उसमें 3 डायमेंशंस हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो सबसे पहले तो हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं ना। टोटल 12 इंडिकेटर है और 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन में एक तो हो जाएगा हेल्थ। हेल्थ में आपका न्यूट्रिशन, है ना, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ये सब के बारे में होता है। दूसरा है एजुकेशन। तो एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, बच्चों का अटेंडेंस कितना है, इसके ऊपर बात करते हो। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने का स्तर। तो ज़िंदगी जीने का स्तर में आपके पास हाउसिंग, घर है कि नहीं है, सैनिटेशन है कि नहीं है ना, आपके पास बैंक में बैलेंस है कि नहीं है, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स, दीज आर सम ऑफ द डायमेंशंस। एक्चुअली ये जो तीनों है ये डायमेंशन है, और तीनों डायमेंशन को मिला के यहाँ पे 12 इंडिकेटर बनता है। और इसी 12 इंडिकेटर पे इंडिया जो है नीति आयोग के थ्रू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ करती है। तो जब हम केरल के बारे में बात करेंगे, तो केरल का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, क्योंकि नीति आयोग ने इसको 2021 में रिलीज़ किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और केरल का जो रैंक था, केरल का जो रेट था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट, वो था 0.7%, जो कि लोएस्ट है, सबसे कम है इंडिया में, ठीक है। और बोला ये जा सकता है कि पॉवर्टी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है लगभग 59.8%, जो कि 1970 में था, वो लगभग नियरली ज़ीरो तक आ गया, क्योंकि 0.7% है। यही आंकड़ा जो है 1970 में
लगभग लगभग 60 के आसपास था। तो डेफिनेटली केरल ने यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी को आइडेंटिफाई किया है, एक अलग मेथड अप्रोच उसने यूज़ किया, और इस उसी मेथड को हम आज समझ रहे हैं, और उस मेथड का नाम है एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ये इनका खुद का अपना एक अप्रोच है। इसको भी यहाँ पे 2021 में लॉन्च किया गया था, जैसे कि नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया था 2021 में, उसी तरह से EPAP भी 2021 में लॉन्च किया गया था। और उस समय LDF का, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट केरला में जो अभी भी सरकार चल रही है, उसका सेकेंड टर्म शुरू हुआ था, है ना। एंड जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो उसका नोडल एजेंसी बनाया गया था। मतलब लोकल लेवल पे लगभग लगभग 4 लाख लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, ऑफिशियल्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, और उन्होंने इसको लॉन्च किया, इम्प्लीमेंट किया। और शुरू में जो है 1.18 लाख फैमिलीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद वेरीफाई किया, और बहुत सारे माइग्रेशन चेक्स वगैरह हुए। और जो क्राइटेरिया था वो था इनकम, हेल्थ, हाउसिंग, फूड इनसिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ओवरऑल इन्होंने हाउसिंग के ऊपर बहुत सारे जो होमलेस फैमिली, जिनके पास घर नहीं था, है ना, जिनके पास घर नहीं था, उसको यहाँ पे चिन्हित किया, है ना। उसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, तो उसको यहाँ पे चिन्हित किया। तो होमलेस के लिए उन्होंने एक स्कीम भी चलाया जिसका नाम था लाइफ मिशन स्कीम। तो उसके बाद पता चला कि इतने लोगों के पास बहुत सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया, ठीक है। तो उस प्रोग्राम के तहत उस प्रोग्राम का नाम था एक्चुअली अवकशम अथिवेगम राइट्स फास्ट कैंपेन। तो इस कैंपेन में फैमिलीज़ को ये इंश्योर किया गया कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और भी जो सोशल पेंशन्स हैं, मनरेगा कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी और LPG कनेक्शंस इंश्योर किया जाएगा कि आपको मिले, है ना। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का भी कोलैबोरेशन रहा, क्योंकि ये जो EPEP था, एक्सट्रीम पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन भी था, अपोजिशनल पार्टीज़ का भी यहाँ पे सपोर्ट रहा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये एक 4 साल का लंबा एफर्ट था, और इस एफर्ट लोकल लेवल पे प्रयास किया गया, काफ़ी वॉलंटियर्स, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, सब लोगों ने इसमें यहाँ पे सहयोग किया, और इसके वजह से आज यहाँ पे केरल जो है वो पहला स्टेट बना है। केरल बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने यहाँ पे क्लेम किया है यहाँ पे ज़ीरो एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड प्लानिंग हुई, माइक्रो लेवल टारगेटिंग हुई, और तभी जाके ये जो है संभव हो पाया। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो उस चैलेंजेस में जब हम बात करेंगे, तो उस चैलेंजेस में सबसे पहले जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन कंसर्न्स है, मतलब जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है। क्योंकि वहाँ पे एक आदिवासी है जिसका नाम है यहाँ पे गोथरा गोथरा महासभा ने ये एलेज्ड किया, इन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 5%, ओनली 5%, सिर्फ 5% जो आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जबकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे ट्राइब्स हैं जैसे पनिया, अदिया, कतुनैकर कम्युनिटी वायनाड में और अत्रापड़ी में, जो कि यहाँ पे गरीब हैं। तो सिर्फ 5% ही यहाँ पे ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट किया गया, दैट्स द बिगेस्ट यहाँ पे आरोप लगाया गया। दूसरा है कि लेबर और वेलफेयर गैप्स, है ना, लेबर और वेलफेयर गैप्स भी यहाँ पे देखने को मिला। जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि गवर्नमेंट का जो पॉवर्टी क्लेम है, ये तो ठीक है, बट उनको कम से कम बेटर ऑनरेरियम मिलना चाहिए, कम से कम 223 रुपये पर डे का मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि भाई हम आपको 1,000 रुपये बढ़ा देंगे, बट ऐसा नहीं है कुछ। और भी बहुत सारे यहाँ पे आरोप लगाया गया, बट मुद्दे की बात ये है कि ये अचीव किया गया, और इंस्टीट्यूशनलाइज माइक्रो प्लानिंग की गई। माइक्रो लेवल डेटा को यहाँ पे नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फ्रेमवर्क से मैच किया गया, और एक फेयर रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं किया गया।
लोगों को लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस किया गया है ना, जॉब क्रिएशन। उसके साथ साथ रेगुलर मॉनिटरिंग हुआ, सस्टेनेबल ऑडिट्स हम बोल सकते हैं, मतलब ऑडिट वगैरह जो भी पैसे का जो भी था वो रिहैबिलिटेटेड फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया गया। तो एक पूरे देश में एक संदेश जाता है कि केरला का जो मॉडल है इसको यूज़ किया जा सकता है ना। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मेथड यूज़ करके, क्योंकि ये जब हम विकेंद्रीकरण के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें सरकार जो सेंटर में है वो सब कुछ नहीं कर सकती, उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सब अगर मिल के काम करें तो डेफिनेटली एक डेटा बेस्ड टारगेटिंग किया जा सकता है। और कम्युनिटी ड्राइवन एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा रोल मॉडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। एंड केरला ने ये अचीव किया, एक बड़ा माइलस्टोन है। और इंडिया ऑलरेडी फाइट कर रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी से, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 भी है ये। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। बहुत सारे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होते हैं, बहुत सारे इंक्लूसिविटी गैप्स परसिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, बट सब ने मिलकर यहाँ पे सहयोग किया। तो केरला का ये एक बहुत ही अच्छा सा ब्लेंडिंग वेलफेयर डिलीवरी अप्रोच था, और इससे जो सोशल जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे पायोनियर लीड कर रहा है केरला। तो डेफिनेटली विजयन ने बोला कि भाई गवर्नमेंट ने लगभग 1,000 करोड़ इस पे स्पेंड किया है, इस पे खर्च किया है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं ताकि जो लोग जो कि फ्री हो चुके हैं पॉवर्टी से, अब फिर दोबारा से पॉवर्टी में ना चले जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पॉवर्टी को जब आप निकाल के लेके आ जाते हो तो दोबारा वो नहीं होना चाहिए। दैट्स द एक्सट्रीम केस एंड दैट्स रियली वेरी बैड। तो केरला का ये जो मॉडल है ना, वो काफ़ी अच्छा मॉडल है, पूरे देश के लिए एक बढ़िया मॉडल बन सकता है। तो डेफिनेटली एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम एक सही डायरेक्शन में प्रोग्राम था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।